बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपके साथ अशफाक साजिदी। उम्मीद यही है कि आपके दिन का आगाज़ बड़ा अच्छा हुआ होगा और जाहिर है कि दिन का आगाज़ जब पॉजिटिव नोट पे होता है तो फिर पूरा दिन आपका अच्छा गुजरता है। और किसी वजह से अगर आपके दिन का आगाज़ ठीक ना हो तो उसके असरात आपके दिन पर भी पड़ते हैं। पॉजिटिव एनर्जी इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन बहुत सारे लोगों के दिन का तो अभी आगाज ही नहीं हुआ होगा। किसी का 10 बजे होगा, किसी का 11 बजे होगा, किसी का 12 बजे। तो ये अक्सर और बेशतर लोगों का मसला है। ऐसा होता नहीं है। सोचिए हमारा शो 9 से 11 होता है तो ऐसा कैसे हो सकता है? लोग 10 बजे, 11 बजे या 12 बजे से पूछे ऐसा कैसे आप कर सकते हैं? आपने उठना है लाजमी जी, 8 बजे उठ जाए, चाय पिए, थोड़ी सी वॉक करें और फिर 9 बजे से आप हमारा शो देखने बैठ जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं तो आप इतनी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो मिस कर देंगे। आपकी सेहत से मुताल्लिक और टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक क्या क्या हो रहा है, मईशत से मुताल्लिक जी बहुत कुछ है। और कल तो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, आगे चल के उस पर भी बात करेंगे। लेकिन देखें, एक मईशत होती है मुल्क की और उसका इम्पैक्ट जो है वो डायरेक्टली पड़ता है आपके घर की मईशत पे। घर की मईशत यानी कि आपने किस तरह से खर्च चलाना है, कितना कमाना है, कितना खर्च करना है, कितना बचाने की कोशिश करना है। क्योंकि आजकल के दौर में बचाना एक बहुत मुश्किल काम है। 2 वक्त की रोटी अगर मैसर आ जाए तो वही काफी होता है आजकल का जो सिचुएशन चल रही है, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है। चलें जी, तो बहुत सारा कुछ है जो आपके साथ आज शेयर करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान की माशी बहाली का कौमी प्लान तैयार, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम। काउंसिल गैर मुल्की सरमायाकारी के रास्ते में रुकावटें दूर करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुतवक्के सरमायाकारी से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। कराची में सरकारी सतह पर ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट निजाम की जानिब अहम कदम। सिंध हुकूमत का पीपल्स बस सर्विस ऐप लॉन्च करने का ऐलान। पीपल्स बस सर्विस इंटेलिजेंट सपोर्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत चलाई जाएगी। और स्ट्रीट क्राइम से परेशान कराची वालों को एक और कड़े इम्तिहान का सामना। कुर्बानी के जानवर चुराने और गन पॉइंट पर जानवर ले जाने की वारदातों में इजाफा। चलिए जी, तो सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं एक ऐसी अहम खबर के हवाले से, और ये बड़ी अच्छी खबर है। दिस इज वेरी पॉजिटिव और इस पर काफी अरसे से हम देख रहे हैं, बात भी हो रही है पाकिस्तान की मईशत को लेके। कल क्या हुआ जनाब, पाकिस्तान की माशी बहाली का कौमी प्लान तैयार कर लिया गया है और गैर मुल्की सरमायाकारी के जो रास्ते हैं उसमें हाल रुकावटों को दूर करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम कर दी गई है। वजीर आजम कहते हैं कि मईशत को मुश्किल और दिलेराना फैसलों के जरिए बहरानों से निकाल रहे हैं। इस इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे और इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि पाक फौज माशी बहाली के हुकूमती प्लान पर अमल दरामद की कोशिशों की भरपूर हिमायत करती है। और पहले इजलास का जो एलामिया है उसके मुताबिक इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान का मकसद क्या है जी, मुल्क को जो मौजूदा माशी मसाइल हैं और बहरान है उससे निजात दिलाना है। अच्छा जी, ये तरीक़ेकार है। बताया ये भी गया है कि 2035 तक इस हवाले से कहा गया है कि पाकिस्तानी मईशत जो इक़दामात बताए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ का तस्करा सदफ अब्दुल जब्बार कर चुकी हैं, उसके मुताबिक अगर चलते रहे 2035 तक $1 ट्रिलियन तक पाकिस्तान की इकॉनमी पहुंच जाएगी। और पाकिस्तान फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में $100 अरब का इजाफा होगा। आइंदा 5 बरस में बरामदात यानी कि एक्सपोर्ट्स में $70 अरब तक उनको पहुंचाया जाएगा। अभी तो जाहिर है कि जो सूरत हाल है उसके अंदर ना इम्पोर्ट्स प्रॉपर हो रही हैं, क्योंकि जिस तरह से आप देखा है कि पाबंदी लगी है। लेकिन उसका एक फ़ायदा ये हो रहा है कि आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो आपका कम हो गया है, वो सरप्लस में जा रहा है। यानी कि आप डेफिसिट में नहीं जा रहे हैं। वजह उसकी ये है कि आपने ओवरऑल इम्पोर्ट्स वगैरह की चीज़ें। अच्छा, एक इस प्लान का जरा सा थोड़ी सी और बता दें कि जो मंसूबा है इसके तहत ज़राअत, लाइफ स्टॉक, मादनियात, कानूनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई और ज़राई पैदावार जैसे शोबों की सलाहियत से इस्तेफादा किया जाएगा। और दोस्त ममालिक सरमायाकारी उनसे कहा जाएगा बढ़ाई जाए। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान भी कोऑर्डिनेशन कायम की जाएगी। जी, तो आबिद सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुशियात, उनसे जरा बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो लाहेअमल बनाया गया है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, किस तरह से आप इसको देखते हैं, इसके क़याम को? जी शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान में प्लान्स की तो कभी भी कोई कमी नहीं रही। हर तरह की पॉलिसीज और प्लान्स जो हैं, एक्सीलेंट पॉलिसीज और प्लान्स वो मौजूद है।
असल चीज होता है उसका फॉलोअप करना और उसको इम्प्लीमेंट करना। और उस इम्प्लीमेंटेशन को अगर मैं देखूं तो वहां पे ये जो फैसिलिटेशन काउंसिल है, ये एक बड़ी खुशाइन बात है। हमने देखा पिछली हुकूमत में अभी सऊदी अरब के साथ MOU साइन हुए, कतर के साथ हुए, UAE के साथ, टर्की के साथ, मलेशिया के साथ। हमें बताया गया कि इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, लेकिन उसके बाद बहुत सी वजूहत की बिना पे वो चीजें मटीरियलाइज ना हो सकी। और इसमें एक वजह जो थी वो पॉलिसी कंसिस्टेंसी और पॉलिसी कंटिन्यूटी का ना होना था। दूसरी वजह जो थी वो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स थी। और मेरा ख्याल है कि ये दो जो मेजर कंसर्न्स थे वो काफी हद तक दूर हो जाते हैं अगर ये सिंगल विंडो ऑपरेशन बन जाता है, अगर ये एक ऐसी काउंसिल बन जाती है जिसमें कि सियासी और गैर सियासी क़यादत जो है उसके नुमाइंदगान मौजूद होते हैं। और आपको याद होगा आपके साथ इन प्रोग्राम में हम पहले भी बात कर चुके थे एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी काउंसिल की, कि एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी काउंसिल होनी चाहिए जिसमें सियासी और गैर सियासी क़यादत साथ जोड़ के बैठे और कुछ ऐसी चीजें हो जो कि मईशत को सियासत से इंसुलेट कर सके। अच्छा। सियासत में कुछ भी होता रहे, मुआशी जो आपका प्लान है वो चलता रहे। तो होपफुली अगर ये काउंसिल इस पे उसी तरह से इम्प्लीमेंट हुआ जैसे ये एनविसेज किया गया है, तो ये कम से कम वो जो अनसर्टेनिटीज है उनको दूर करने में ये हेल्प करेगी, बड़ी अहम किरदार अदा हो सकता है। आप साहब जरा ये बताइएगा, आपने कहा कि ज़ाहिर है कि वन विंडो ऑपरेशन होगा और जो भी रुकावटें हैं चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर हो या दीगर लेवल पर हो, उन हर्डल्स को मीट किया जाएगा, उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी, सूबों और वफाक में कोऑर्डिनेशन बेहतर की जाएगी। लेकिन सारा इस पे जो डिपेंडेंट मामला है वो बैरूनी सरमायाकारी का है। तो वो बैरूनी सरमायाकारी के लिए क्या किया जाएगा? अभी तो हम देख रहे थे जब IMF ने शराइत रखी तो जो दोस्त मुमालिक हैं वही फंडिंग नहीं करने को तैयार थे, वो शर्तें रख रहे थे। सो ये बैरूनी फंडिंग कैसे लाई जाएगी? देखिए, दोस्त ममालिक ने पिछले पूरे साल में फाइनेंसिंग रोल ओवर क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि उनको नहीं पता चल रहा था कि हुकूमत किसकी रहेगी। जी जी। अगर आप पिछले पूरे साल का जायजा लें तो टूटती बनती असेंबलियां, पंजाब में टग ऑफ वॉर चल रही थी हमजा शहबाज और परवेज इलाही साहबान के दरमियान में, या वफाक में PDM का डबल माइंडेड होना कि इलेक्शन आज होंगे कल होंगे, PTI का मुतालबा करना इलेक्शन फौरन करवा दो वगैरह। तो जाहिर है कि दोस्त ममालिक जो है वो वहीं पे इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे उनको पता हो कि हुकूमत जो है जिस हुकूमत को भी वो ऑब्लाइज करने जा रहे हैं या जिस हुकूमत की पॉलिसीज पे वो तकिए किए बैठे हैं वो 2-4 साल चलेगी। पता हो कि हुकूमत जो है बस आज गई कल गई और कल पता नहीं पॉलिसीज क्या हो जाएंगी, तो जाहिर है कि वो रिलक्टेंट होंगे आपकी हेल्प करने में। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट का मामला है, तो अगर ये काउंसिल जो है जिसमें कि उनको ये गारंटी और एश्योरेंस मिल जाती है, तो ये एक तो चीज ये फरमाइएगा कि ये एक तो इससे मैसेज क्या जाएगा बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे हो गए या ओवरऑल एक मैसेज के हवाले से, और दूसरा ये है कि क्या ये काउंसिल उस वक्त भी अगर इलेक्शंस होते हैं कोई नई हुकूमत आती है तो उस वक्त भी उतनी इफेक्टिव रहेगी आपकी नजर में? देखिए, होनी तो चाहिए क्योंकि इसमें जो तमाम बाय नेम तो कोई इसका मेंबर नहीं है ना, इसके मेंबर्स जो है वो तो बाय डेजिग्नेशन है। तो अगर बाय डेजिग्नेशन वो मेंबर्स हैं तो जो भी इलेक्शन के बाद आते हैं वो डेजिग्नेशन चीफ मिनिस्टर हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ एनर्जी हैं, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं, ये बाकी तो वो लोग उसी तरह से रहेंगे। और जो मैसेज आता है वो ये है कि आपको एक गारंटर इन्वेस्टर को चाहिए। यानी हम भी जब किसी कहीं पे इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, कहीं पे लोन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारा कोलेटरल देखा जाता है जाती सतह पे, फिर हमारा गारंटर देखा जाता है। तो मुल्कों को भी गारंटर्स चाहिए होते हैं कि आपके पास आपका जो अगर पॉलिटिकल सिस्टम है वो स्टेबल नहीं है तो किस तरह की गारंटी या किस तरह की एश्योरेंस जो है वो दिलाई जा सकती है। और मेरा ख्याल है कि इसमें जो हाई प्रोफाइल जो आपकी नॉन सिविलियन जो है लीडरशिप की मौजूदगी वो एक गारंटी का रोल प्ले करेंगी कि अच्छा ये गारंटी मौजूद है कि अगर सियासत में कुछ होता भी है तो कुछ हजारे ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान की कमिटमेंट्स को पूरा करेंगे। अच्छा, ये भी जरा बता दें, अब जो हम देख रहे हैं ग्लोबली जिस तरह अब दुनिया आगे बढ़ रही है, जिन जिन सेक्टर्स में आगे बढ़ रही है बिलखुसूस IT की, तो यहाँ पर भी बताया गया जी टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तवानाई है, ज़राअत, दीगर शोबे। आप समझते हैं सही आइडेंटिफिकेशन हुई है इन शोबों की कि इन मनसूबों को आगे बढ़ाया जाए, इनमें मुलाजमतें फराहम की जाए, सरमायाकारी की जाए तो मईशत बेहतर हो सकती है? ज़राअत तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके पास सारा बलूचिस्तान जो है वो अनकल्टिवेबल पड़ा हुआ है। जी जी। इसी तरह से आधा सिंध जो है पंजाब में आप देख लें, थल का जो एरिया है, पोटवार का जो एरिया है,
तो ज़राअत को तो आपको जितना रकबा जो है ज़राई रकबा बढ़ाया जा सकता है बढ़ाना होगा, अर्बनाइजेशन का मुकाबला करने के लिए, हाउसिंग डिमांड को मीट करने के लिए, बढ़ती हुई आबादी की खुराक को पूरा करने के लिए और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए। कि आप एक ज़राई मुल्क है और आप खुर्दनी तेल भी मंगवा रहे हैं, आप प्रोसेस फूड भी मंगवा रहे हैं, बाज़ आपको गंदम मंगवाना पड़ती है, दालें मंगवाना पड़ती हैं। तो ज़राअत पे तो जितनी इन्वेस्टमेंट हो सके वो होनी चाहिए। और हम जो चाइना के साथ ये अगर सिर्फ अपने उसकी सोयाबीन की डिमांड पूरी करना शुरू कर दें, उसका कुछ हिस्सा हमें मिल जाए। आपको पता $100 अरब की सोयाबीन चाइना जो है वो दरामद करता है पूरी दुनिया से। पाकिस्तान जो है वो साथ बैठा हुआ, और पाकिस्तान चूंकि सोयाबीन नहीं उगाता, हम खुद इम्पोर्ट कर रहे होते हैं, ये भी देखें। तो पाकिस्तान उसमें शेयर हासिल कर सकता है। इसी तरह से आईटी और आईटी इंडस्ट्री में हमारे यंगस्टर्स के लिए बहुत मौके हैं। अगर आप मादनियात की बात करते हैं तो बलूचिस्तान का सारा जो है एरिया या आपका जो केपी है वो सारा मादनियात से भरा हुआ है। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताइएगा, ये तो चले प्लान्स हो गए, इससे हटके मैं एक चीज जानना चाह रहा था। ये अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि ये जो हमारा जो करंट अकाउंट सरप्लस इस वक्त चल रहा है, इसके शॉर्ट टर्म में तो हमें रिलीफ मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इंपोर्ट्स बिल्कुल इसका लॉन्ग टर्म में ये इम्पैक्ट है कि अगर हम मसनूई तौर पे इंपोर्ट को कर्टेल करके करंट अकाउंट सरप्लस लेके आ रहे हैं तो वो हमारी इंडस्ट्री को अफेक्ट कर रहा है, नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है। रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है, आपकी ग्रोथ को अफेक्ट कर रहा है। तो लेकिन ऑब्वियस रिस्पेक्ट आपको वो एक प्रायोरिटाइजेशन करनी है कि डॉलर स्पेंड कहाँ पे करना है। तो क्या हम डॉलर जो है वो फ्यूल के लिए इस्तेमाल करें, क्या हम डॉलर अद्वियात के लिए इस्तेमाल करें, क्या हम डॉलर जो है वो खुर्दनी तेल के लिए इस्तेमाल करें या उससे कहाँ खर्च करें? तो उसकी वजह से प्रॉब्लम बना है। तो मैं ये नहीं कहता कि ये जो कल मनसूबा अनवील हुआ है इससे रातों रात सारा कुछ हंकी डोरी हो जाएगा। इस मनसूबे में भी कहा गया है कि 2035 12-13 साल, यानी ये आपको 2-3 हुकूमतें जो है वो आपको एक कंसिस्टेंट पॉलिसी पे अमल करती हुई नजर आए तो तब जाके $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी पाकिस्तान बनता है। और उसकी कंसिस्टेंसी के लिए और उसकी कंटिन्यूटी के लिए आई होप के ये फोरम जो है ये रोल प्ले कर पाए। बिल्कुल ठीक है, लेट्स सी एंड लेट्स होप कि देखें क्या होता है। और ये कोशिश की गई है। बहुत शुक्रिया आबिद सुलैही साहब। और इस सूरत हाल पर कुछ सवालात थे हमारे जहनों में जिसके उन्होंने बड़े मुफस्सल जवाब दिए। अच्छा जी, अब जरा कराची की बात कर लेते हैं। जी कराची में जहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, वहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि इतना जो बंदा है कराची में, रोजाना का उनका ऑफिस आना जाना, स्कूल आना जाना, ये सारे लोग ज्यादातर बाइक्स पे जाते हैं या अपनी गाड़ी पर जाते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको इक्का दुक्का नजर आती है। ऐसे में पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पर बसेस लॉन्च की और अब जी सरकारी सतह पर जो ये बसेस हैं इनको ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट निजाम की जानिब लेकर जा रही है सिंध हुकूमत का पीपल्स बस सर्विस को इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत चलाने का फैसला। और वजीर ट्रांसपोर्ट है शर्जील इनाम मेमन, उन्होंने इस हवाले से ऐप लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। चलिए जी, शर्जील साहब के पास ये भी होता है और इसके अंदर वो कर ये गए कि इसको मॉडर्नाइज करने की कोशिश करें। वैसे अगर देखा जाए तो ये बड़ा जबरदस्त किस्म का सिलसिला है कि आप उसको एक ऐप के जरिए कनेक्ट कर दें तो दैट वुड बी ग्रेट। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वजीर ट्रांसपोर्ट भी हैं शर्जील इनाम मेमन साहब। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू शर्जील साहब। ये जरा फरमाइएगा कि ये वैसे ही जैसे हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जिस तरीके से बाज कार सर्विसेज जो हैं वो टैक्सी सर्विसेज आपको मिल रही होती हैं ऑनलाइन के जरिए, ये भी कुछ उसी तर्ज का सिस्टम होगा जो आप लेके आ रहे हैं? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया जी। जी ये एक ऐप हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं कल। अच्छा। और उसका मकसद ये है कि जी लेट्स सपोज कि आप कहीं पे मौजूद हैं और आपने चेक करना है कि जी आपके पास जो रूट चलते हैं वो बस कितने बजे आएगी, तो आपको किसी बस स्टॉप पर 1 घंटा वेट ना करना पड़े या आधा घंटा वेट ना करना पड़े, आप एग्जैक्ट टाइम पे वहां पहुंच सके ताकि वहां पे आपको बस वहां मिल सके। उसकी में बसेस की पूरी मूवमेंट आपको नजर आती रहेगी। उसमें बस के अंदर की सारी कैमरास मॉनिटरिंग और उसमें फिर ऑडियो भी है कि जी कौन बस में क्या बात कर रहा है, तो सिक्योरिटी रीजन से वो भी है। और इस ऐप के जरिए जो है वो आप अभी एक इसके अभी मेजर कंपोनेंट अभी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन एक और कंपोनेंट है जो कि 1 महीने बाद होगा। वो फिर आप उसके जरिए आप कार्ड के जरिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, आपको कैश पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो आपने कार्ड लेना होगा। अच्छा, जैसे दुबई वगैरह में या बाकी दूसरे मुल्कों में कुछ कार्ड्स इश्यू किए जाते हैं वैसे ही यहाँ पर जी एग्जैक्टली उसके भी कार्ड की प्रोक्योरमेंट का काम शुरू हो गया है। अच्छा, कार्ड यहाँ पे इम्पोर्ट किए यहाँ पे पहुंचेंगे।
तो कार्ड भी शुरू हो जाएंगे। फिर आपको कैश कैरी नहीं करनी पड़ेगी। तो कार्ड आपने महीने में इसको रिचार्ज करा लिया, फिर आप पूरा महीना सफर करते हैं। अच्छा, तो इसका आप इलाके कौन कौन से कवर करेंगे? सिर्फ कराची होगा या सक्खर, लाड़काना, दीगर जो सिंध के जो शहर इलाके हैं वहां पर भी ये सर्विसेज अवेलेबल होंगी? देखिए, इनिशियली इस ऐप का तो स्टार्ट कर रहे हैं हम कराची में, लेकिन इसको फर्दर हमारे लाड़काना, सक्खर, हैदराबाद, इन शहरों में भी इसको शुरू किया जाएगा। और मैं समझता हूँ इससे काफी लोगों को बहुत सहूलत हासिल होगी। ये लोग अपने हर चीज के उनको पता चल जाएगा कि किस अपने जाना है, किस आना है। अच्छा, एक और चीज भी है कि ये जो शारा फैसल पर आप लोगों ने अलग लेन बनाने का फैसला किया है पीपल्स बस सर्विस के लिए, ये कितना इफेक्टिव होगा? क्योंकि एक चीज तो हम देखते हैं शाम के टाइम में वैसे भी इतना रश हो जाता है, ऊपर से बड़ा मसाइल होते हैं। रिमेंबर बाईसाइकिल के लिए भी अलग लेन बनी थी जिसका कोई फायदा नहीं हुआ मोटर बाइक्स के लिए। उसका मकसद ये है कि बसेस अपने टाइम से आ जाए। जो नॉर्मल ट्रैफिक होती है, कभी दूसरी ट्रांसपोर्ट जो है उसकी वजह से ये डिस्टर्ब करती हैं इसकी स्पीड को। तो हम चाह रहे हैं कि जी एक रिजर्व लेन हो फॉर द बसेस और उसमें वो बसेस चलती रहें। ये एक हमारी पूरी इसमें कोशिश है और इसी से ही मतलब लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा बेहतर सहूलियत दे सकते हैं। इस ऐप में मैं एक और चीज बता दूं कि हमारे इस ऐप में BRTs को भी इंक्लूड कर रहे हैं। कि लेट्स सपोज अपने ऑरेंज लाइन BRT है, ग्रीन लाइन BRT है, इसको भी हमने कंपोनेंट रखा है कि इसको भी इंक्लूड करें। आपकी EV बसेस इसमें इंक्लूडेड होंगी, आपकी पिंक बस सर्विस है खवातीन के लिए। अच्छा, मैं बेसिकली ये जो शारा फैसल वाला मामला है उस पर ये जानना चाह रहा था कि ये जो करंट शारा फैसल है हमारी, इसी के अंदर इसको मैनेज किया जाएगा इस लेन को, या थोड़ा सा उसकी एक्सपेंशन का कुछ सोच सकते हैं या पॉसिबिलिटी है उसकी? अदरवाइज वो बहुत नैरो नहीं हो जाएगी अगर ऐसा होगा तो? देखिए, ये ऑलरेडी इसको एक्सपेंड कर लिया था गवर्नमेंट ने। अगर आपको याद हो, पहले शारा फैसल को जो है इसकी वाइटनिंग पे काम चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह साहब ने किया था और इसको काफी वाइटनिंग किया था। और लेकिन डेफिनेटली आपकी बात सही है कि ऑलरेडी ट्रैफिक का फ्लो ज्यादा है, लेकिन उसमें हम ये चाह रहे हैं कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है हम उसको बढ़ा भी रहे हैं। क्योंकि बसेस जो है उसकी स्पीड आम कार जैसी स्पीड नहीं होती है, तो हम उसको बढ़ा भी रहे हैं। तो लेकिन लोगों के लिए वो सहूलत हो सके कि लोग जो है उस लाइन को लेन को यूज ना करें जो बसेस के लिए हो रही है। अच्छा, शर्जी साहब वजीर ट्रांसपोर्ट भी हैं, तो जाहिर है जब अब ये बसेस आई लोग बड़े खुश भी हुए कि चलो जिंदगी में उनकी कोई रिलीफ आया, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि लोगों की तादाद के हिसाब से बसेस जो हैं ये कम है। अभी इन जो पीपल्स बस सर्विसेज में लोग भरे हुए होते हैं, जो सीट्स हैं उससे ज्यादा लोग भरे हुए होते हैं। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं कि ताकि सही मेंटेनेंस भी रहे और मजीद बसेस का इजाफा भी हो? इस बसेस के जो शहर के अंदर चलने वाली बसेस हैं उसके ऑप्शन में बैठने की भी पैसेंजर्स की होती है, खड़े होने की भी होती है। उसके ऊपर आपको एक सपोर्ट होती है खड़े होने की, तो इसमें ऑप्शन ये मौजूद होता है। लेकिन आपकी बात सही है कि रश इसमें बढ़ रही है, लोग उसको इस फैसिलिटी की यूटिलिटी ज्यादा कर रहे हैं। हमने और बसेस भी प्रोक्योरमेंट की हुई है जो आ रही है। हमारी इसी नेक्स्ट मंथ में हमारी कुछ और बसेस आ रही हैं। फिर हमारा और प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस बढ़ा रहे हैं कि और मजीद बसेस भी आए। बसेस में गवर्नमेंट ऑफ सिंध का है और चीफ मिनिस्टर साहब की क्लियर डायरेक्शन है कि बसेस को जो है जितनी बढ़ सके उतनी बढ़े। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है वो बहुत टची है सब्जेक्ट में। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब वो पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं कि आप जितनी बसेस भी लाएं, लेकिन आप पूरे सिंध भर के आवाम को ज्यादा से ज्यादा ये सफरी सहूलियत देनी है। ऑल राइट जी, ऑल राइट, थैंक यू सो मच। शर्जील इनाम मेमन साहब वजीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट हमारे साथ मौजूद थे। अब बात यह है कि बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, एक तो ऑनलाइन कर देना कि उसकी आपको पता चले कि औकात क्या है, कब आएगी। ज़ाहिर लोगों को इंतजार नहीं, और फिर लोग जो है वो उनको पता नहीं होता अक्सर बेशतर कि क्या कहाँ से बस आनी है, किस रूट पे जानी है। तो इसमें बड़ी फैसिलिटेशन उन्हें मिल सकती है। तो जब टेक्नोलॉजी है तो फायदा उठाएं उसका, और क्या चाहिए। बस ये है कि जिस तरह से सदफ ने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया कि तादाद बढ़ानी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फैसिलिटेट हो सकें, और रूट्स भी जब बढ़ेंगे तो फिर लोगों के लिए बड़ी आसानी होगी। अच्छा, और इसका इस्तेमाल बढ़ेगा और फिर जाहिर है वो सब लोग जो ऑफिस गोइंग है वो इसका भरपूर, बाकी लोग जो ऑफिस गोइंग अपने कारोबार के लिए जाते हैं, कुछ भी काम करते हैं, वो भी उनके लिए फायदेमंद भी है। अच्छा जी, अब इस वक्त जो हम आपसे बात कर रहे हैं तो इस वक्त भी एक बड़ा बहुत ही मैसिव सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि एक टाइटैनिक को देखने के लिए टूरिस्ट सबमर्सिबल, यानी कि उसको सबमरीन ही एक तरह से कहेंगे, वो जनाब गई थी और उसके अंदर 5 अफराद सवार थे। अब 3 दिन हो गए हैं अटलांटिक ओशन में कि वो लापता है, 3 दिन। और अब ये कहा जा रहा था कि तकरीबन कोई 50-60 घंटे की तकरीबन कोई उसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई, हाँ अब तो 50-60 घंटे रह गई। और इसमें जी पायलट समेत 5 लोग सवार थे, जिसमें 2 पाकिस्तानी
निजात भी थे, शहजाद दाऊद और उनके साहबजादे का नाम बताया जा रहा है। जो तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। अब ये सामने आ रही है इनकी फैमिलीज की जानिब से, कंसर्न शो किया जा रहा है कि ये लापता हैं क्योंकि सबमरीन का नहीं मालूम। और टाइटैनिक का आपको पता होगा, उसका जो सारा मलबा है जो डूबा था वो समंदर के अंदर कई हजार फीट गहराई में मौजूद है। उसको देखने के लिए जी ये सबमरीन है, और ये सबमरीन इस वक्त कहाँ है तलाश की गई कनाडा के बहरी जहाजों की जानिब से, अमेरिकन बहरी जहाजों की जानिब से, लेकिन वो वापस लौट आए। और आप देखें कि ये जो ओशन गेट की जानिब से बेसिकली ये सर्विस ऑफर की गई थी, और वो जनाब फी बंदा ये जो डेब्रीज है टाइटैनिक के देखने के लिए $2,50,000 एक बंदे ने पे किया हुआ है, जो लोग वहां पर गए हैं। तो यूएस कोस्ट गार्ड, कैनेडियन कोस्ट गार्ड जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में इसमें शरीक है। इस हवाले से एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, आपको दिखाते हैं। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, और जो टाइटैनिक की बाकियात देखने जाने वाली जो सबमरीन है वो लापता है। तीसरे रोज भी तलाश जारी है। बरतानवी मीडिया बहरहाल ये बता रहा है कि कुछ इंटरनेट सिग्नल मौसूल हुए हैं टाइटैनिक के मलबे से। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि समंदर की गहराइयों के अंदर भी इंटरनेट जो है वो काम कर रहा है। टेक्नोलॉजी वो कैसे काम कर रहा है ये भी तो बताए ना। एलन मस्क साहब की कंपनी है स्पेस एक्स के साथ साथ ये जो स्टार लिंक है उसके तवस्सुत से इंटरनेट की सप्लाई फराम की जा रही है। और ओशन गेट ने जब ये सर्विस शुरू की थी ये सबमर्सिबल की, इसको सबमरीन सबमर्सिबल कहा जा रहा है, तो वहां पर उन्होंने पहले शुक्रिया भी अदा किया था कि आप जो नॉर्थ अटलांटिक की गहराइयों में भी हमें ये सर्विस दे रहे हैं। अब चक्कर ये कि इस वक्त जब हम आपसे बात करें तो अब जिस तरह से मैं घंटे कम करके बता रहा था, तो अब पता चला है कि 36 से 40 घंटे की ऑक्सीजन बाकी रह गई है। जरा से और आपको इन्फॉर्मेशन ये दे दें कि कनाडा के तैयारे को मलबे के करीब से वक्फे से आवाजें भी सुनाई दी गई हैं। और माहिरीन का कहना है, रिपोर्ट किया जा रहा है मीडिया पर, माहिरीन का कहना है कि रेस्क्यू इंतहाई मुश्किल है, ताहम कोशिशें जारी रखे हुए हैं। और जो बताया गया था कि सफर के आगाज के 1 घंटे 45 मिनट बाद ही ये सबमरीन लापता हो गई थी। आप दोस्त में एंग्लो पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन शहजादा दाऊद और उनके 19 साल के बेटे सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद। अच्छा जी, और ये जो सबमरीन थी सबमर्सिबल है बेसिकली, ये 96 घंटे की जिस तरह से सदफ ने बताया ऑक्सीजन, और 4 किलोमीटर की गहराई तक ये जा सकती है। अब यह है कि वक्त बहुत कम है, सब लोग जो है वो सबकी नजरें इस पे हैं कि ये किसी तरह से वापस आ जाए। आप अंदाजा करें, दे पेड अ लॉट ऑफ मनी टू गो डाउन देयर। 5 अफराद इसमें सवार हैं, $2.5 लाख फी बनता। यूजुअली पीपल डू दैट, लाइक जो ज़ाहिर है इसको अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन अब दुआ गो हैं कि जी सब साथ खैरियत के सलामती के साथ वापस आ जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है इस तरह की एक्सपीडिशन दुनिया भर में होती रहती हैं। और आई थिंक दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। रिस्की। यस, दे आर रिस्की। विल टेक अ ब्रेक। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप वेलकम बैक वंस अगेन जनाब। और बात अब हम करेंगे डायरेक्टली मवेशी मंडी की, क्योंकि जी सबने रुख किया हुआ है। और अब जैसे 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 ईद के दिन करीब आ रहे हैं वैसे वैसे लोग तेजी से जाकर जी खरीदार जो हैं वो पहुंच गए हैं, चाहे वो शहर कराची हो, मुल्तान हो, रावलपिंडी हो, वगैरह वगैरह। तो हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं शहजाद महमूद, कोयटा से हमारे साथ होंगे अब्दुल्ला मक्सी, और मुल्तान से मिर्जा अहमद अली हमारे साथ होंगे। तो पहले कहाँ से जरा मालूमात हासिल करें अशफाक? कहाँ चले पहले आप बताएं। पेशावर चलते हैं। चलें जी, तो पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे, तो बड़े मुस्कुरा भी रहे हैं शहजाद, तो उनसे जरा जान लेते हैं कि भाई शहजाद, रेटों का सोच सोच के हमारा खून खुश्क हो रहा है, आपकी मुस्कुराहट की वजह क्या है? मेरी मुस्कुराहट की वजह यह है कि इस वक्त हम एक ऐसी मंडी में मौजूद हैं जो कि पेशावर की मुनफरिद मंडी है। मुनफरिद इस लिहाज से है कि इस मंडी में आपको 2 कैटेगरीज के जानवर मिलेंगे। सामने जो आप देख रहे हैं सबसे बड़ा जो मवेशी है उसकी कीमत जो बताई जा रही है वो 5 लाख रुपए है। अच्छा। ब्लैक कलर का ये जानवर है और काफी खूबसूरत है, साहिवाल से लाया गया है। और इसके साथ एक दूसरा जो इसका जोड़ीदार है उसकी कीमत भी बताई जा रही है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए ये मांग रहे हैं। अब इनको मिलते कितने हैं ये किस्मत की बात है। काफी वजनी जानवर है। और इसके साथ दूसरा जो ब्राउन कलर का है वो भी जहाजी साइज का मवेशी है और काफी खूबसूरत है। ये अगर थोड़ा सा हमारे नाजरीन देख सके, ये जोड़ी है जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है। अच्छा, ये तो हो गई पहले कैटेगरी, यानी कि ये आस्किंग रेट है अभी शहजाद, और अगर जब इस पे बार्गेनिंग होगी तो रेट कम हो सकता है ये किसी हद तक। जी बिल्कुल, यकीनन हो सकता है।
ये पहली कैटेगरी के जानवर थे जिसका वो मुतालबा कर रहे हैं 5 लाख रुपए, तो यकीनन कम बेश हो जाती है अगर खरीदार जो है वो अच्छा हो। और इसके साथ ये दूसरी कैटेगरी के जानवर जो हम आपको दिखा रहे हैं थोड़े से कमजोर है, मगर इसके साथ इनकी कीमत भी जो है वो कमजोर है। तो ये इस मंडी की ये नुमाया खुसूसियत यह है कि यहाँ पर 5 लाख, 6 लाख और कम से कम यहाँ पर 1,40,000 रुपए में आपको कुर्बानी के ये लिए जो आप जिस जानवर की तरफ सकता आप है। इशारा कर रहे थे और जिसकी कमजोरी का तस्करा कर रहे थे, जिसने आपको अल्टीमेटम भी थोड़ा दिया, इसकी कीमत है कितनी वैसे? हाँ, मंगवाना है आप? इसकी कीमत जो है वो अभी जो मांग रहे हैं वो 1,30,000 रुपए इसका वो मांग रहे हैं। मैं आपको मगर ये बात जानवर बता अगर दूं, कमजोर है तो यकीनन इसकी कीमत भी उसी के मुताबिक फिर तय होगी। अच्छा, मैं पहले और आपसे एक उसके रिक्वेस्ट रेट का करूंगा तयन भी इसके कि आप मुताबिक एहतियात होगा। करें थोड़ा सा। इसके साथ साथ ये पूरी कतार जो है उसकी कीमत भी तकरीबन इससे थोड़ी सी ज्यादा है। तो यकीनन जब जानवर छोटा होगा तो उसकी कीमत भी कदरे कम होगी बनिस्बत ऐसे जानवर की जो कि बड़ा हो। ठीक है। अच्छा, तो मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा था जो आपसे रिंग कि रोड ये है, आप वहाँ अपना पर वाक़या ये मंडी है और यहाँ पर अगर अब सुबह का वक्त है तो यकीन खरीदार भी कदर कम है, ताहम जो ही दिन गुजरता है तो सही यहाँ बात। पर खरीदारों की एक बड़ी तादाद मौजूद रहती है। मतलब दीगर शाम बड़ी जो ढले, जब मंडियों की शाम होगी निस्बत। तो हम देखेंगे, आप बता रहे हैं कि यहाँ रौनक बढ़ जाएगी, लेकिन भाई बड़ी रीजनेबल है। अगर हम कराची से बैठ के कीमतों का मवाजना करें बहुत तो, फर्क है और बड़ा खूबसूरत जानवर भी था जो उन्होंने जोड़ी दिखाई है 10 लाख में 5-5 का एक। अब जरा अब्दुल्ला मक्सी की तरफ चलते हैं, कोयटा से हमारे नुमाइंदे हैं। अब्दुल्ला, आप जरा बताएं कि यहाँ भी कुछ रेट मुनासिब है? अब आई डोंट नो मुनासिब को किस तरीके से समझा जाए, लेकिन कोयटा के लिहाज से आप हमें बताएं कि वहाँ पे कितनी रौनक है और क्या कीमतें हैं जानवरों की। जी, इस टाइम शहर के मुख्तलिफ मकामात पे जो मंडियां हैं, मवेशी मंडियां हैं, सज गई हैं, जानवर बड़ी तादाद में लाए गए हैं। ताहम देखा जा रहा है कि महंगाई ने काफ़ी परेशानी से दो चार किया हुआ है शहरियों को। एक छोटे से बकरे पे भी हाथ रखें कि वो भी 50 से 60, 60 से 70, 75, उसके बाद लाखों में चला जाता है। तो यकीनन काफ़ी मुश्किलात है शहरियों को। बैलों की बात की जाए तो बैलों की कीमत भी इस तरह है। और साथ में जो व्यापारी है उनका यही कहना है कि जो हमारे दो हमसाए ममालिक हैं, ईरान और अफगानिस्तान, वहाँ स्मगल किए जा रहे हैं जानवर, जिसकी वजह से जो कीमतें हैं वो ज़्यादा बढ़ रही हैं। और साथ में उनका यही कहना है कि अफगानिस्तान से जो छोटे जानवर आते थे जिसमें भेड़ थे और जो बकरियां थे, वो उन पे मुकम्मल उन्होंने पाबंदी लगाई है, वो इस इमसाल जो है ना नहीं आ सके। तो यकीनन जिसकी वजह से जो कीमतें हैं वो काफ़ी बड़ी हैं। और इस टाइम भी देख रहे हैं कि हम शहर के मुख्तलिफ मंडियों में, जहाँ पे लोगों की तो एक तादाद आ जाती है, शाम तक बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं। ताहम जो महंगाई के बायस चंद एक लोग हैं जो ख़रीदारी करते हैं ईद कुर्बानी के लिए। तो यहाँ पे भी देखा जा रहा है कि लोग आए हुए हैं, इस मंडी में भी मौजूद हैं, चेक कर रहे हैं जानवरों को। ताम देखा जा रहा है कि कीमतों की जो रोना है वो शहरी रो रहे हैं। उनके मुताबिक जो कीमतें हैं वो ज़्यादा हैं, वो उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है कि कुर्बानी कर सके। जी ऑल राइट जी। तो अब ज़रा मिर्ज़ा अहमद अली से पूछ लेते हैं कि मुल्तान में क्या मनाजिर हैं। मिर्ज़ा साहब बताइएगा कि रेट वैसे मुल्तान में कैसे देखे जा रहे हैं? थोड़ा सा कम है, हालांकि यहाँ पर तो खासे जानवर होने चाहिए, रेट भी थोड़े मुनासिब होने चाहिए, सूरत-ए-हाल क्या है? जी, इस वक्त हम मुल्तान की बल्कि जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मंडी सामोराना में मौजूद हैं। आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है मुसलसल दिन रात जनूबी पंजाब भर से और दीगर इलाकों से जानवरों की आमद का सिलसिला जारी है। बात की जाए जानवरों की कीमतों की तो जो छोटा जानवर है, जो बकरे हैं, उनकी कीमतें जो हैं वो आसमान से पार कर रही हैं। गुज़िश्ता साल की निस्बत जो है डबल है। अलबत्ता जो बड़े जानवर हैं वो अपने वजन और खूबसूरती के हिसाब से जो है उनकी यहाँ पर कीमतें हैं। जो 2.5 से 3 मन का वेड़ है उसकी कीमत जो है यहाँ पर 1,30,000 और से 1.5 लाख रुपए तक है। इसके साथ साथ जो है जैसे जैसे जानवर का वजन बढ़ता जाएगा, उसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी, उस हिसाब से जो है उसके पैसे। इस वक्त आपको अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ सूबी से जो है बहुत ज्यादा रश है। यहाँ पर तिल धरने की जो है यहाँ पर जगह नहीं है। छोटे जानवरों को जो है यहाँ पर खरीदार मौजूद हैं, बार्गेनिंग यहाँ पर की जा रही है, बहस की जा रही है, लेकिन खरीदारी जो है वो रेट ज्यादा होने की वजह से जो है वो बहुत कम है। अलबत्ता बड़े जानवरों की बात की जाए तो बड़े जानवरों का खरीदार जो है इस वक्त मंडी में कम है। दोनों तरफ ये गिला है, जो व्यापारी हैं उनको गिला है कि यहाँ नर्क जो है, जगहों के किराए जो हैं और घास की कीमत जो है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो है जानवरों की कीमत पे भी लाजमी बात है इफेक्ट पड़ेगा और उनकी कीमतें ज्यादा होंगी। इसी तरह जो ग्राहक हैं
उनका कहना है कि पिछले साल की निस्बत जो है कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर इंतजार भी किया जा रहा है कि जैसे जैसे बकरा ईद जो है मजीद करीब आएगी, जानवरों की नरखों में जो है वो यहाँ पर कमी होगी। इस वक्त भी यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है खरीदार मौजूद हैं, शहरी मौजूद हैं, बार्गेनिंग भी की जा रही है और मंडी का जो कारोबार है वो इस वक्त जो है अरूज पर है। बिल्कुल, वो हमें दिखाई भी दे रहा है और मुल्तान में हम देख रहे हैं काफी रौनक है इस टाइम भी सुबह सवेरे। थैंक यू सो मच मिर्जा अहमद अली, अब्दुल्ला मक्सी कोयटा से हमारे साथ है और शहजाद महमूद ने हमें पेशावर से बाकायदा वो जानवर भी दिखाए और उनकी कीमतें भी बताई जी। लेकिन मोहतात रहना चाहिए क्योंकि मैंने इतनी वीडियोस देखी हैं, कभी वो पीछे से केक, फिर कभी साइड से केक, कभी इधर से केक। आई हैव जस्ट विटनेस्ड इट। जो संजीदा और जो खास तौर पर तेज लोग होते हैं वो देख के अंदाजा कर लेते हैं, उन्हें खाने की जरूरत लेते हैं कि कितना नजदीक जाना है। जी जी, ओके, चलिए ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। जी, बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। क्या हो रहा है इस वक्त? 9 से 10 का वक्त गुजर गया। 10 से 11 बजे हम आपके साथ फिर से मौजूद हैं, एजे और मैं अशफाक सिद्दीक। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? सदफ आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? आई एम गुड। कैसा है अशफाक? मौसम अब वही आ गया, बैक टू द नॉर्मल। बैक टू द नॉर्मल। पहले क्या हुआ था? मैं तो सोच रहा था कुछ बारिश, कुछ एक आध बूंदाबांदी, लेकिन जाहिर है कि ईद कुर्बान है तो जानवर खासे परेशान हो जाते, तो बड़ा कंसर्निंग होता है जानवरों के मालिकान के लिए। बड़ी फिक्र है, बहुत फिक्र है। मुझे नहीं है, कई लोगों को है, लेकिन जाहिर है फिक्र होनी चाहिए ना। जानदार आप एक लेके आते हैं, लेकिन मसला अब ये है कि जानदारों की जो कीमतें हैं वो अपनी जगह, उनको लाना एक अपनी जगह मसला, लेकिन अब उनकी हिफाजत एक बड़ा मसला बन गया। ये मसला जी कराची शहर वालों के साथ है बड़ा। एक तो महंगाई से तंग है। अभी हमने आपकी ब्रेक पर जाने से पहले जब हम बात कर रहे थे, पेशावर से हमारे नुमाइंदे थे, कोयटा से थे, मुल्तान से थे, वो कीमतें बता रहे थे। वो ये बता रहे थे जी ग्राहक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, महंगाई की वजह से कितने दाम लग रहे हैं, भावताओ। यहाँ मसले दो हैं, एक मसला है महंगाई का, भावताओं का, दूसरा मसला है जानवर लेके घर जाए तो रास्ते में कोई लूट ना ले। तो कराची में जी अशफाक कुछ ऐसे ही वाकया हुआ। मुख्तलिफ इलाकों में जैसे जैसे जानवर, अब आपको सीसीटीवी फुटेज का हर जगह की आपको सीसीटीवी फुटेज जरूर मिल जाएगी। अब मुलायजा कीजिए, जानवर छीनने और जानवर चोरी होने की वारदातों में इजाफा हो गया है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मुल्जिमान दुकान में बंधे 5 जानवर चुरा कर ले गए। इनकी कीमतें लगभग 8 लाख के करीब बताई जा रही है। गन पॉइंट पर जी जो लोग बैठे थे, जानवर नहीं, गन पॉइंट पे लोगों को यरगमाल बनाया, उनके जानवर ट्रक में भर के ले गए। आप अंदाजा करें के साथ आए थे, इतनी लोग हिफाजत के लिए भी रात रात भर बैठे रहते हैं, बड़ी मुश्किलात में सो जाएं, सुबह नौकरी पे भी जाना हो या उसके अलावा काम कारोबार पे, लेकिन उसके अलावा जानवर की हिफाजत भी कर रहे हैं। ऐसे में ये मुस्टंडे आके आपसे गन पॉइंट पर जानवर आपका ले जाएं। और ख़ास तौर पर आप ये देखें कि आप एक सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए आप कुर्बानी करने के लिए जानवर लाए हैं अल्लाह की राह में, और ऐसे में ये लोग हरामखोरी करते हुए ये काम करें तो कितना बुरा लगता है। इन्हें कोई खौफ। अब लोग करें क्या? क्योंकि जाहिर है बहुत सारे लोग यहाँ पर फ्लैट्स में रह रहे हैं, घरों में जगह नहीं है, घर के अंदर इतनी गुंजाइश नहीं कि उनको इंडोर जो है बांध के रात में रखा जा सके। पूरी पूरी रात जागने पर भी अगर किसी के सर पे गन रख के उनका जानवर ले जाए तो लोग क्या करें? ये बड़े अहम सवाल है। अब जी पुलिस जो है एज यूजुअल मतलूबा मुल्जिमान को पकड़ने में फिलहाल नाकाम है। अफजल खान, उनसे जरा बात कर लेते हैं। अफजल खान याकब में भी बकरे मौजूद हैं, तो आई होप कि वो अभी तक महफूज ही हैं। अफजल, ये हो क्या रहा है शहर में मेरे भाई? अच्छा अशफाक, मेरे पीछे बकरे मौजूद हैं, लेकिन करीबी पुलिस मोबाइल भी मौजूद है, इसी वजह से शायद जो है ये बकरे यहाँ पर हैं। अगर ओवरऑल कराची की बात की जाए तो हाँ बिल्कुल, गुज़िश्ता कुछ दिनों के दौरान कराची में ऐसे 5 वारदातें हुई हैं जिसके अंदर तकरीबन 1 दर्जन के करीब जो कुर्बानी के जानवर हैं वो चोरी हुए हैं या छिने गए हैं। औरंगी टाउन में 2 वारदातें हुई हैं, जबकि कायदाबाद, गुलिस्तान जोहर और फेरियर के इलाके के अंदर एक वारदात हुई है। औरंगी टाउन में जो 2 वारदातें हुई हैं वो काबिल जिक्र हैं। एक वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने उस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। औरंगी टाउन चुश्ती नगर का यह इलाका है जहां पर एक खाली प्लॉट के अंदर ये जानवर बंधे हुए थे। ठट्टा झंपीर का ये रिहायशी ये व्यापारी है हनीफ,
ये मवेशी लेकर यहाँ पर आया था फरोख्त करने के लिए, और इसने रखवाली के लिए वहाँ पर बंदा भी रखा था। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि मुसल्लह मुल्जिमान वहाँ पर आए हैं और उन्होंने जो रखवाली के लिए बंदा वहाँ मौजूद था उसको यरगमाल बनाया है। फिर उसके बाद वहाँ से 4 जो बड़े जानवर थे वो लेके चले गए। अपने साथ एक बंदे को भी आंखों पर पट्टियां बांध के ले गए। जो हनीफ है उन्होंने इल्जाम लगाया है कि जिस शख्स को अपने साथ वो ले गए थे उसको नॉर्दर्न बाईपास पर एक वीरान इलाके में उन्होंने उतार दिया और जानवर लेकर वहां से फरार हो गए। अच्छा। इसी तरह औरंगी टाउन बलोच गोट के अंदर एक शहरी ने जो अपने जानवर हैं वो खाली दुकान के अंदर बांधे हुए थे ताकि वहां पर वो महफूज रहे, लेकिन मुल्जिमान वहां पर भी पहुंचे, ताला तोड़कर वहां से वो 4 जानवर लेके फरार हो गए। दोनों वाकयात रिकवरी कैसे करेगी पुलिस, कैसे पता लगाएगी ये जानवर कहाँ हैं, क्या बताती? कोई प्लान तो होगा उनके पास कि उन्होंने कैसे इन जानवरों को तलाश करना है और क्या करना है? देखिए, या सीसीटीवी फुटेज या कुछ और वाकयाती शवाहिद होते हैं तो उसकी मदद से तो जो है वो पुलिस रिकवरी भी कर लेती है। जैसे कि गुलिस्तान जौहर के इलाके से तकरीबन 3 रोज पहले एक कुर्बानी का जानवर इसी तरह से चोरी किया गया था। मुल्जिमान उसे कार में डालकर ले गए थे और उस वाकये की भी सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी। तो पुलिस ने जो कार की नंबर प्लेट है उसकी मदद से तलाश शुरू की और फिर लियाकताबाद के इलाके से उस जानवर को बरामद कर लिया। लेकिन जो मुल्जिमान उस जानवर को चोरी करके फरार हुए थे वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके हैं। तो इसी तरह से मुख्तलिफ वाकयात रोनुमा हो रहे हैं। पुलिस बाज़ जगहों पर जो है वो मुकदमात भी दर्ज कर रही है और वही पुलिस का रिवायती तरीका है कि वो कोशिश कर रहे हैं, मुल्जिमान की तलाश जारी है और लेकिन रिकवरी जो है बहुत कम है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शहर में ये 5 ऐसे बड़े वाकयात हुए हैं, लेकिन सिर्फ एक वाकये के अंदर जो है वो पुलिस जो कुर्बानी का जानवर है उसको बरामद कर पाई है। तो ये वाकयात मुसलसल बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से शहरियों के अंदर बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है क्योंकि रुपए की कदर बढ़ती चली जा रही है, बहुत ज़्यादा महंगाई है और मवेशी वैसे ही बहुत महंगे हैं और फिर उन्हें खरीदने के बाद फिर उनकी हिफाजत करना उनके लिए लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। जो मवेशी बिल्कुल रुपए की कदर जो है वो गिर रही है। हाँ, डॉलर बढ़ रहा है। चलें बात। थैंक यू सो मच अफजल, बहुत शुक्रिया और आपने अपनी डिटेल बताई और थोड़ी सी उम्मीद बंदी है जनाब कि रिकवरी हुई एक जानवर गुलिस्तान जौहर में, लेकिन मुल्जिमान फिर भी ना पकड़े जा सके। बहरहाल ऊँट की खरीदो फरोख्त भी जारी है। आपको पता है कि ये भी एक कुर्बान किए जाते हैं ऊँट भी और उनका तरीका नहर करने का एक अलग ही मुनफरिद अंदाज होता है। लेकिन और ईद उल अज़हा के वैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि तीसरे दिन ये फरीज़ा अंजाम दिया जाता है, लेकिन इट वेरीज फ्रॉम पीपल टू पीपल। दूसरा ये है कि कीमतें जो हैं इस बार बहुत ऊपर है, 5 से लेकर 14 लाख रुपए तक उनकी कीमत है। वैसे इससे कई ज़्यादा कम नरखों में मिल जाया करते थे। अब जाहिर है कि ऊँटों की खिदमत तो खूब की जा रही है, लेकिन मसला है ये है कि जो ग्राहक है वो काफ़ी परेशान है और मायूस भी है। परेशानी तो उस वक्त होती है जब आप फिर भी अफोर्ड कर सकें, आप मायूसी का शिकार हैं कि खरीदे तो खरीदे कैसे। अच्छा, तो ये तमाम सूरत हाल। ऐसे में कौन बता रहा है हमें सूरत हाल? और हमें जी अंजुम वहाब इससे मजीद बात कर लेंगे, जानेंगे सूरत हाल अनवर खान से। अनवर खान, ठीक है, अंजुमन अनवर में कंफ्यूज हो गई थी, अनवर ठीक है। और व्यापारी ये भी कहते हैं कि ऊँटों को पालना आसान काम नहीं है, तो उनके लिए अगर डिमांड बढ़ जाए तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि वो सप्लाई डिमांड का मामला हो जाता है। तो अनवर से बात कर लेते हैं, अनवर की तरफ चलते हैं। अनवर मजीद बता रहे हैं। जी अनवर। देखिए, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए बाद शहरी वो होते हैं जो कि कुर्बानी को तरजीह देते हैं ऊँट की। तो इस वक्त नॉर्दर्न बाईपास के पर वाक़ आरदी मवेशी मंडी के अंदर ऊँट की कीमत कम से कम 5 से 6 लाख से शुरू हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा 13 से 14 लाख तक के ये ऊँट यहाँ पर दस्तियाब हैं। यहाँ पे शहरी आए उनसे गुफ्तगू करते हैं। ऊँट जो है मतलब 3.5 लाख से कम का नहीं है, समझ में आ रहा है, वो 7 लाख 9 लाख इस तरह के रेट है। मैंने पिछले साल कुर्बान किया था, 3 लाख के 2 ऊँट किए थे। अच्छा, इस साल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हमने 6 रखे अपना बजट, लेकिन उसमें भी नहीं मुश्किल। व्यापारी भी उनसे गुफ्तगू करते हैं। और पीछे से ही महंगा है, माल ईरान लेते हैं, वो महंगा चल रहा था। अच्छा, ये बताइए एक दिन के कितने अखराजात हैं? एक दिन के ऊँट नहीं खाता, 3000 रुपया खा जाता है ऊँट। गुज़श्ता साल के मुकाबले के अंदर ऊँट की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर हैं। ताम शहरियों को उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर कुछ कीमतें कंट्रोल में आ जाएंगी। जी चलें जी, बहुत स्ट्रेस हो गया मेरे भाइयों। पोस्टर सही करें अपना, बिल्कुल बहुत स्ट्रेस हो गई है। ये जो कीमतें सुन के ना मेरा स्ट्रेस से बुरा हाल हो गया। और वैसे भी आप इनहेल करें और एक्सहेल करें। इनहेल क्या करूं? ऑक्सीजन। अच्छा बेटी, और क्या इनहेल करना? श्वास फॉर गॉड से। मतलब आपका दिमाग कहाँ है सुबह सवेरे? आपने खुद ही कहा इनहेल करें। पोस्टर की जब बात हुई तो आप समझ क्यों नहीं गए कि मैं किस जाने इशारा कर रही हूँ? आज बड़ा अहम दिन है और ये सबके लिए जानना जरूरी है। आज वर्ल्ड योगा डे मनाया जा रहा है और योगा जी
ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें यूजुअली तो आपको लगता है बंदा बड़ा पुरसुकून बैठा है, लेकिन ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, आपकी पोस्चर्स के लिए बहुत जरूरी है। और पोस्चर्स को क्या कहा जाता है आपको पता है? क्या कहा नहीं पता आपको? मैं इस बारे में मजीद रोशनी नहीं डालूंगा क्योंकि हमारे साथ जो एक्सपर्ट होते हैं वो बेहतर बता सकते हैं। और मैंने कोई पोस्चर करने की कोशिश भी नहीं की क्योंकि हाथों के साथ भी पोस्चर होता है, कहीं कोई गलत इशारा ना हो जाए। तो हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट सैयद मुनव्वर हुसैन। हाँ, उंगलियों के साथ भी कर सकते हैं। आप ऐसे बैठते हैं ना, अच्छा ये इशारे होते हैं, फिर ठीक है। दिस इज द वे। बस मैं यही डर रहा था कि मैं कुछ और नहीं, आपकी जो ये फिंगर्स होती है ना, दे आर लाइक कनेक्टिंग पॉइंट्स, तो ये आपके जहन को जाके कनेक्ट करती है। दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव। जब आप बच्चा पेंसिल पकड़ना सीखता है ना, तो उसकी जो ग्रिप होती है, तो दैट्स यू को रिलेट विद योर मेंटल एक्टिविटी। ओके, थैंक यू सो मच सदफ, थैंक यू सो मच। तो योगी सदफ भी हमारे साथ मौजूद हैं और मुनव्वर भाईजान आप चले जाएं, कहीं पड़ा है थोड़ा ब्लू ड्रेस आप पहन के आ गए सदफ की मुनासबत से, लेकिन बात यह है कि हमारी सदफ। तो बहरहाल योगी मुनव्वर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, योगा एक्सपर्ट भी हैं और माशाल्लाह काफ़ी दिनों बाद हमारे पास तशरीफ़ लाएँ। तो भाई सबसे पहले बताएं कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। अब ये ऊँटों की कीमत सुन के ना मुझे एकदम जो है वो धचका लगा, हालांकि ख़रीदना मैंने वैसे भी नहीं था। क्यों, क्या करें? सबसे ज़्यादा मसला आपके पास लोग लेके आते हैं स्ट्रेस से रिलेटेड है मेरे ख्याल में। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, सबसे पहले तो तमाम व्यूअर्स को, देखने वालों को आज क्योंकि इंटरनेशनल योगा डे है तो उसकी आपको मुबारकबाद दूंगा। इसका रीज़न मैं बता दूं पहले, क्यों सेलिब्रेट क्यों किया जाता है। ये बेसिकली यूनाइटेड नेशंस ने इसको रिकग्नाइज किया है और रीज़न इसका ये है कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों को साइड बाय साइड रिकग्नाइज किया गया। ठीक है, अच्छा, लोग ये एक समझते हैं कि जी सिर्फ योगा जो है वो फिजिकल हेल्थ के लिए है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए बहुत बेहतरीन है। पाकिस्तान में थोड़ा सा ये समझा जाता है कि जी सिर्फ पेट कम करने के लिए या वजन कम करने के लिए योगा है, लेकिन योगा जो है वो बियॉन्ड दिस है। अच्छा, और हर साल एक थीम होती है योगा डे की। आज की जो थीम है वो है अर्थ इज माई होम, यानी जो ये ज़मीन है ये मेरा घर है। वाह, इसको हमें बेहतर बनाने के लिए, अच्छा वो बेहतर कैसे बनेगा जब आप खुद मेंटली तौर पर स्ट्रेस फ्री होंगे और उस घर में आप रहेंगे भी ना। आप तो गैजेट्स के साथ रह रहे हैं, आप नेचर में तो जा ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल, और वो कहते हैं ना कि आपका जो ये आपकी बॉडी है ये आपका सबसे बड़ा घर है। जब तक आप इसके ख्याल नहीं करेंगे तो आप अपनी ज़मीन का या अपने सराउंडिंग्स के लोगों का, अपनी फैमिली का कैसे ख्याल करेंगे। तो योगा इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ ये नहीं कि आपको फिजिकल एक्सरसाइज, जैसे मेडिटेशन होती है स्ट्रेस रिलीज के लिए, पॉस्चर्स होते हैं। योगा का एक फ़ायदा ये कि आपकी जो बॉडी और माइंड दोनों को इक्विलिब्रियम में लेके आता है, अलाइन कर देता है, कैलिब्रेट। ठीक है, अब अगर आप नॉर्मल कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं वो आपकी फिजिकल हेल्थ को तो देख रहा है, लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए आपको जो मेडिटेशन कहा जाता है कि योगा करने से पहले 10 मिनट 5 मिनट डेली करें, उसी होता है कि आप। अच्छा, मेरी बात सुने जी, जैसे हम एक्सरसाइजेस करते हैं ना नॉर्मल, तो उसके लिए हमारे पास वार्म अप सेशंस बहुत जरूरी होते हैं। कोई भी एक्टिविटी करते हैं, योगा के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, हर चीज़ के लिए वार्म अप चाहिए होता है। अब जब आप फिजिकल स्टार्ट करते हैं ना तो उसमें आप वार्म अप करते हैं। जब आप मेडिटेशन कर रहे होते हैं वो आप अपनी बॉडी माइंड को रिलैक्स कर रहे हैं, स्लो डाउन कर रहे हैं। उसमें वार्म अप कैसे करें मेडिटेशन के लिए? देखिए, उसमें सिंपल ब्रीथिंग होती है, नॉर्मल डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं मेडिटेशन की भी ना, ब्रीथिंग की। बेसिक जो होती है, अब जैसे अभी आप नॉर्मल बैठे हुए हैं, सिर्फ आपने डीप ब्रीथ करना होता है। होता ये है कि जब अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हम नॉर्मल डे में काम कर रहे हैं तो अपने जो लंग्स की जो कैपेसिटी है वो 60-40% यूज कर रहे होते हैं। ओके, जब आप मेडिटेशन करते हैं, नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे होते हैं ना, जिसे कहते हैं गहरी सांस लेना। दिस इज इनहेल। अब यस, इनहेल, ये एक्सहेल। ये मैंने बिल्कुल रिलैक्स हो गया इसमें जो। अच्छा, वो नहीं वैसे नहीं सांस लेना जैसे वो पहले फिल्मों में दिखाया जाता है। नहीं, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपने पूछा वार्म अप के लिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। अब डीप ब्रीथ आप नॉर्मल भी करें ना अगर, तो ये आपने अपनी बॉडी को वार्म अप किया। अब जो आप बात करी थी कि ये बेसिकली मुद्रास कहलाते हैं, इसमें डिफरेंट फिंगर्स के टिप्स का होता है। तो आप इसमें नॉर्मल जो, जिसमें आप ऑफिस में बैठे हैं, ये बिल्कुल ये वाला जो इसको हम कहते हैं, ठीक है, इसमें आप आपके जहन को रिलीज, जो कहते हैं ना कि स्ट्रेस रिलीज और कामनेस, ये वाला पोस्चर होता है। इसमें आप बैठना आपने सीधा, चाहे आप चेयर पे बैठे चाहे आप जमीन पे बैठे, ठीक है। इसमें आंख बंद रखनी है। आंख बंद रखने जो होता है कि आपका फोकस रहेगा। अगर मैं आंख खोल रखूंगा तो मुझे कैमरा भी नजर आ रहा है, मुझे सराउंडिंग डिस्ट्रैक्शंस होंगे। यस,
फोकस। अच्छा, जो आपका जहन है ना, ये मंकी माइंड होता है। ये अभी मैं आंखें बंद करके भी बैठा हूँ ना, तो मेरा ब्रेन चल रहा है। तो मेडिटेशन का मकसद ही ये होता है कि आप उसको काम करें, फोकस करें, कंट्रोल करें अपने माइंड को। और जो आजकल के जो सोसाइटी का जो इश्यूज हैं, स्ट्रेस, फास्ट पेसिंग, बेसिकली ये कि एक तो गैजेट्स हैं, ठीक है, फिर आपको जो हालात हैं सराउंडिंग्स के, उसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, ऑफिस का कल्चर, घर की टेंशन। इवन अटेंशन स्पेन जो टाइम बताया जा रहा है वो 2 मिनट से ज्यादा नहीं रहा। 2 मिनट से ज्यादा बच्चे किसी चीज को अटेंशन और फोकस नहीं करते। आप देख लेना, पहले जो वीडियोस होती थी यूट्यूब की, आ गए, अब शॉर्ट रील्स आ गई हैं, यानी 30 सेकंड देख रहे होते हैं भाई। अब लोग कहते हैं कि 30 सेकंड, यानी आपका इतना टाइम जो है ना, वो कंसंट्रेशन आपकी इतनी हो गई है, मिनिमाइज होती जा रही है कि आप 30 सेकंड की रील से आप ज्यादा नहीं देखते आप। अच्छा, इसके हमें फिर जरा फायदे इतने सारे हैं, तो अगर हम कोई जो घर में बैठा शख्स है या खातून है वो करना चाहे तो वो कौन से ऐसे योगा हैं जो आसानी से किए जा सकते? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे, बेसिकली योगा तो है ही, आप तो घर में भी कर सकते हैं। क्या ड्यूरेशन हो, क्या पोस्चर हो? अच्छा, पहले मैं एक चीज जानना चाहूंगा। आपने सिर्फ एक पहले आपने इंडेक्स फिंगर का बताया ना कि उनके साथ आप किस तरह, बाकी फिंगर्स से क्या कनेक्शन होते हैं? बाकी डिफरेंट है। देखिए, ये भी एक योगा कहलाता है, ठीक है। ये आपको इसको कहलाते हैं कि आप जब ये बैठो ना, आप ये इससे होता है कि आप अपने कंट्रोलिंग होता है बेसिकली। अगर मैं आपसे ऐसे बैठा बात कर रहा हूँ तो ये मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है। अच्छा। जो लोग अक्सर इंटरव्यूज में जाते हैं या नर्वस हो रहे होते हैं, अगर वो ये वाला मुद्दा करके ऐसे ही बैठ जाएं तो इससे आपको बेसिकली कॉन्फिडेंस मिलेगा। अभी जो पॉइंट, जैसे आपने बात की थी ना पॉइंट्स की, सॉरी आपकी बात कर, तो ये आपके ब्रेन से आके सिग्नल्स जा रहे होते हैं। ओके। तो डिफरेंट मुद्दा होते हैं। ये अगर कामनेस कर रहा है तो ये जो इंटरव्यूज में जा रहे होते हैं, नर्वसनेस हो रही होती है, वो ऐसे बैठ जाए और बात करते रहें तो ये ऑटोमेटिकली थोड़े टाइम बाद, अब जैसे ये वाला होता है, ये फायर और ये होता है, बेसिकली 5 जो होते हैं ना फिंगर्स, हर इसमें एक होता है, एक अर्थ होता है, एक आग होता है, एक पानी होता है, एक हवा। इस तरीके से ये 5 फिंगर्स को इन्होंने नाम दिया हुआ है। तो वो डिफरेंट मुद्रास होते हैं, आप ऐसे करते हैं, आप हर अगर कोई डिजीज भी आपको, उसकी क्योर के लिए भी आप इस तरीके से फिंगर्स करके करते हैं। अगर लोगों को, जैसे बाज़ लोगों को नींद का मसला होता है, ठीक है, इंसोम्निया होता है, बाज़ लोगों को स्ट्रेस हो गया या हाई ब्लड प्रेशर हो गया, उसके लिए डिफरेंट मुद्रास हैं। वो कौन से? एंगर को भी कंट्रोल कर सकते हैं मेडिटेशन से। मेडिटेशन में बिल्कुल, देखिए, मेडिटेशन है ही आपकी माइंड को कंट्रोल करने के लिए। जब आपने मेडिटेशन के थ्रू माइंड को कंट्रोल कर लिया तो आपने फिर स्ट्रेस भी कंट्रोल कर लिया, अपना एंगर भी कंट्रोल कर लिया। इवन कि मैं हर दफ़ा ही कहता हूँ कि यहाँ तो पाकिस्तान में इतना रुझान नहीं है, लेकिन जापान के अंदर स्कूल्स के अंदर मेडिटेशन करवाई जाती है कि जो बच्चे हैं उनकी कंसंट्रेशन रहे, ठीक है। इवन कि गूगल खुद अपने एम्प्लॉयज़ के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसमें वो कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, कि एम्प्लॉयज़ की पॉजिटिविटी बढ़े। यानी देखिए, स्ट्रेस तो हर जगह है, आप भी कर रहे हैं, ऑफिस के अंदर भी है, तो उस अपने एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए योगा को इम्प्लीमेंट किया गया। आज जो अगर जो सेलिब्रेशन की जा रही है, यूनाइटेड नेशन ने इसको रिकग्नाइज किया इस डे को, तो इसके रीज़न है कि हेल्थ, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों के। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि गुस्सा सब कहेंगे काम चोरी हो रही है। तो ये काम का गुस्सा कंट्रोल करने के लिए क्या करें? देखिए, गुस्सा कंट्रोल करने के लिए आप सिर्फ कहते हैं ना गहरी सांस लें। जब इंसान कभी गुस्से में होता है तो लोग कहते हैं यार बैठ जाओ, थोड़ी गहरी बैठ जाओ, तो खड़े हो जाओ, थोड़ी गहरी सांस लो। 5 सेकंड रूल भी आ गए कि आप अपना डिले रिस्पांस जो है उसे डिले करें फॉर 5 सेकंड्स। लो जी, कैसे करते हैं? यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड सिचुएशन। अगर आप नी जर्क रिएक्शन देंगे तो फिर आप इट कैन क्रिएट। 5 सेकंड कैसे दें? आप अगर मुझसे कोई इनकेस आप गुस्से में तो मैं आपको अगर फौरन रिस्पॉन्ड करूंगा, अब मैं क्या करूँगा, 5 सेकंड आपको रिलैक्सेशन मिली, आपके माइंड को ऑक्सीजन मिली। देखिए, सारा काम ऑक्सीजन का है। हमारी बॉडी जो काम कर रही है ना, वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जब तक आपके ब्रेन को पहुंचेगी नहीं प्रॉपरली, तो आपको क्या होगा कि आपके कोई भी ऑर्गन, चाहे हार्ट हो, लंग्स हो, लिवर हो, वो प्रॉपर फंक्शन ही नहीं करेगा। तो अच्छा, जी तो स्टार्ट कैसे करें? 10 मिनट के लिए शुरू करें पहले? किस तरह अपना ये टाइम, कंसंट्रेशन टाइम बढ़ाते हैं? अब ये डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट है। जैसे अगर कोई फर्स्ट टाइम कर रहा है, ठीक है, या कोई बिगनर है, या कोई एज ग्रुप है, तो मैं कहता हूँ इनिशियली आप कोशिश करें 5 मिनट से स्टार्ट करें, ठीक है। अगर आप ऑफिस में, आप लोग अक्सर मुझे कहते हैं यार ऑफिस में सुबह टाइम नहीं मिल पाता, लेट उठते हैं। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, आप ऑफिस में अपनी टेबल पे बैठे, अब जैसे मैं बैठा हूँ ऑफिस में, तो आप बैठती हैं यार, कुछ भी नहीं किया आपने, सीधा होकर रिलैक्स होकर बैठ जाए। अगर आप ये भी नहीं कर रहे, कोई मसला नहीं, सिर्फ आपने अपना पोस्चर ठीक रखना है और इनहेल आपने ऐसे करना है,
जितनी स्लो सांस लेंगे और जितनी स्लो एक्सहेल करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। पीछे से आपको कुली का आके एक चपत लगाया कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो तुम? यही तो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये कल्चर हमें डेवलप करना पड़ेगा। आज जैसे योगा डे है तो मैं यही चाहता हूँ कि कल्चर डेवलप करें कि ना सिर्फ ऑफिस में, स्कूल्स में, इवन घर में जो फैमिलीज हैं, खवातीन भी हमारे माशरे का वो हिस्सा है जो आजकल प्रॉपर रोल अदा कर रही हैं, चाहे घर में हो चाहे ऑफिस में हो। तो जब दोनों की फैमिली के अंदर स्ट्रेस फ्री होंगे और दोनों रिलैक्स होंगे तो ऑब्वियसली सी बात है सोसाइटी डेवलप करेगी। अभी लोगों के अंदर जो है वो गुस्सा ज़्यादा है, ठीक है ना, बर्दाश्त कम होती जा रही है। इसका रीज़न यही है कि हम जो फोकस है अपना वो हमने हट गया। ऐसे ही है, भाग दौड़ में लगे ना, ठीक है लगे, अच्छी बात है लाइफ में, लेकिन जब आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो फिर आप वही पैसे आप मेडिसिन में दे रहे होंगे, कैसे करेंगे? अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच मुनव्वर साहब फॉर बीइंग विद अस और बड़ा मुफीद गुफ्तगू उन्होंने की, आपको कुछ तरीके बताए अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मैं इनसे नींद को कंट्रोल करने के तरीके पूछूंगा। तो यहाँ पर एक खबर भी है, खबर जी हमारे साथ है FIA से मुतालिक है, परवेज इलाही से मुतालिक है और खबर ये आ रही है जी कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया है। चौधरी परवेज इलाही को FIA ने कैंप जेल लाहौर से गिरफ्तार किया है। सो बाबर खान हमारे साथ है, उनसे मजीद डिटेल जान लेते हैं। बाबर बताइएगा किस तरह ये गिरफ्तारी हुई, क्या सिचुएशन रही, जरा बताइए डिटेल्स। देखिए जी, साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही जिन्हें एंटी करप्शन अदालत ने एक केस में उनकी जमानत मंजूर कर दी थी, लेकिन आज जब वो जेल से बाहर निकले तो उससे पहले ही वहां पर FIA की टीम जो है शरोज की मौजूदगी में जो सब इंस्पेक्टर है वहां पर मौजूद थी। उन्होंने पहले हुक्मनामा तलबी अदालत की तरफ से थाना शादमान में लिखा, जिसके बाद उन्होंने परवेज इलाही को मुकदमा नंबर 18/2023 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया है मनी लॉन्ड्रिंग केस में। परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। FIA की टीम उनको गिरफ्तार करके अपने हेडक्वार्टर ले गई है जहां उनसे तफ्तीश की जाएगी। चलें जी, थैंक यू सो मच बाबर खान, आपने मालूमात हमें फराहम की। परवेज इलाही साहब को FIA ने कैंप जेल लाहौर से गिरफ्तार कर लिया है और मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इस दौरान हम थोड़ा मेडिटेशन कर लेते हैं। कल जी एक वीडियो नज़र से गुजरी, वो बड़ी डिस्टर्बिंग थी, मतलब जिसमें एक एहलकार की जानिब से हमने देखा, पुलिस एहलकार की जानिब से कि चारसद्दा में उसकी जानिब से जो ख़वातीन वहाँ पर मौजूद थी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम वसूल करने के लिए, उनको लाठी से न सिर्फ हाँका जा रहा था बल्कि उनको मारा भी जा रहा था। अच्छा, मैं बहुत ही परेशान हुआ ये सोच के कि वैसे तो हम चार दीवारी के तक़द्दुस की बात करते हैं, हम ख़वातीन के तक़द्दुस की बात करते हैं, हम ये बात करते हैं कि किस तरीके से मोस्टली यहाँ पर तबका अशराफिया की ख़वातीन हों, उनके लिए बात करने वाले बहुत से लोग होते हैं, लेकिन ये ख़वातीन जो बड़ी मजबूरी के आलम में ज़ाहिर है कि घर से बाहर निकली होंगी, और कुछ हज़ार रुपए, ये कुछ हज़ार रुपए के लिए इस तरह तजलील की जा रही है। मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर ये ख़वातीन पहुंची थी और निजी बैंक का सिस्टम बंद हो गया था, तो जाहिर है थोड़ी बहुत वहाँ पे अफरा तफरी हो गई, बदनज़मी हुई, लेकिन रकम वसूली के लिए हाई स्कूल में घंटों से खड़ी ख़वातीन उनको मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज इस तरीके से किया गया। और आप रश देखें, गर्मी भी, पानी का इंतजाम भी नहीं, बैठने की सहूलत भी नहीं इन खवातीन के लिए। और ज़ाहिर है ये खवातीन समटाइम्स अपने बच्चों को भी साथ लेकर आती हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, किसके ऊपर उन बच्चों को छोड़कर आए। पुलिस हुकाम ने खवातीन पर लाठी चार्ज करने वाले दोनों एहलकारों को मुअत्तल तो कर दिया है, लेकिन अशफाक वही बात कि जब इस तरह की वीडियोस मंजर आम पर आ जाती हैं तो एक्शन लिया जाता है, वरना ये कहीं ना कहीं जहां पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या दीगर प्रोग्राम में इस तरीके से लोगों को बुला के, हमने देखा जब आटा दिया जा रहा था, आटे की लाइनों में भी लोग जो है बेहोश हुए, वहां पे भी लोगों की तस्लील हुई। यहाँ पे भी आप इनको अगर थोड़े पैसे दे रहे हैं तो उसके बाद उनके साथ ये एहसान कर रहे हैं, आपको एहसान कर रही है रियासत जो है। अगर आप किसी को सही तरीके से रोज़गार नहीं दे सकते, उनको 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते, तो आपको उनकी तजलील का हक भी नहीं है। और आप ये देख लें कि ये वो गरीब के ज़रिए गरीब पर तशद्दुद वाला जो मामला है कि जो शख्स तशद्दुद कर रहा था, जो पुलिस एहलकार था जिसको मुअत्तल किया गया है, उसकी अपनी कैपेसिटी क्या है, लेकिन आप ये देखें कि उसने भी मुनासिब समझा
कि आप इस तरह से तशद्दुद करें, और जिसने अहकाम जारी किए होंगे उसकी तरबियत ही ऐसी है, उसने आसपास माहौल ही ऐसे समझता है जी इसी तरीके से हम लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, देयर इज नो अदर वे। हालांकि अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से चले, हम बाकायदा तौर पे लोगों को नंबर दें, आप बैंक जाते हैं, बैंक पे भी आप अपनी बारी का टोकन लेके इंतजार करते हैं, तो हम एक ऐसा सिस्टम क्यों लॉन्च नहीं कर सकते? इन लोगों के आपके पास आईडी कार्ड नंबर है, टेलीफोन नंबर मौजूद है, सब कुछ, बैंक अकाउंट भी मौजूद है, तो फिर क्यों नहीं इनको आप तरीके से पैसे बांट सकते हैं? ये तजलील करना और घंटों घंटों इंतजार कराना क्यों जरूरी है? तो हमारे नुमाइंदे सरताज खान हमारे साथ है, जरा उनसे पूछ लेते हैं। सरताज खान बताइएगा, क्योंकि वीडियो मंजर आम पर आ गई तो हम इस वाक़े को डिस्कस भी कर रहे हैं, तो क्या ये मामूल का तरीका ऐसे ही होता है, इसी तरीके से पैसे बांटे जाते हैं? यह बिल्कुल यही मुल्क की दीगर शहरों की तरह चारसदा में भी बेनजीर इसके सपोर्ट बुराक की इमदादी रकूबात के लिए मुख्तलिफ सेंटर कायम किए हैं, जहाँ से रोजाना सुबह से सैकड़ों खवातीन इमदादी रकूबात की वसूली के लिए मौजूद रहती है। दूसरी तरफ शदीद गर्मी, बीटी रोड और पीने की अफादी की अदम दस्तियाबी की बुनियादी वजह की वजह इसको शदीद मुश्किलात का सामना है। ये जो वाक़या हुआ ये गोरे में खासकुल बाबला में कायम BISP सेंटर में हुआ, जहाँ शदीद अप्रैल को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिस पर खवातीन भी मुस्तैद हो गई थी और DPO चारसदा से बाकायदा नोट होते होते दूर पुलिस अधिकारियों को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दिया है। अच्छा। ये जो निजी बैंक का मसला आ रहा है, ये जो बैंक का सॉफ्टवेयर है ये बार बार हैक हो रहा है, जिसकी वजह से BISP का अमला भी काफी परेशान है। मैं आपको यहाँ ये भी बता चलूँ कि इस वक्त मुख्तलिफ सेक्टर में सुबह से सैकड़ों खवातीन इमदादी रसूबात की वसूली के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, मगर बुनियादी सहूलियात होने की वजह से उनको शदीद मुश्किलात का सामना हो रहा है। जी बड़ी आयरनी है कि बुनियादी सहूलियात में असर नहीं है और यहाँ पर इनको पैसे दी जा रहे हैं टू सपोर्ट, लाइक ज़ाहिर है पुअर फैमिलीज हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से दिए जा रहे हैं ये बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल है। जाहिर है क्योंकि अगर आपने इज्जत नफ्स मजरूह कर दी तो फिर रह क्या जाता है? इज्जत नफ्स मजरूह कर दिया लेकिन उसके बाद तशद्दुद का निशाना बनाया, वो भी खातून को। जाहिर है कि ये भी हर माशरे की इज्जतदार खातून की तरह इनको भी हक है कि इनकी इज्जत की जाए। तो दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू। ये हमारा कल्चर भी नहीं है, और इसमें अगर ट्रेनिंग में कहीं फुकदान है तो लोगों को ट्रेन करें कि किस तरीके से आपने लोगों से, इंडिविजुअल से, खवातीन से, बच्चों से डील करना है। चले जी, अब जरा वजीर आजम पाकिस्तान का ट्वीट शामिल करते हैं। लिखते हैं कि मैं दौरा फ्रांस में चैलेंजेस से निपटने के लिए बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों की तंजीम नौ की ज़रूरत पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करूँगा। और मज़ीद लिखते हैं कि बैनुल-अक़वामी मालियाती ढांचे की इस्लाहात तवील अरसे से अहम मुतालबा रहा है। माहौलियाती तब्दीली, कुदरती आफात, कर्ज़ों की बढ़ती सतह समेत दीगर चैलेंजेस ने ख़तरे की घंटी बजा दी है और मालियाती निज़ाम को नुमाइंदा और मुसावी बनाने के लिए असर नौ गौर की ज़रूरत है। फ्रांस में न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट समिट दुनिया के लिए एक मुनफरिद मौके की नुमाइंदगी करता है। अच्छा जी, तो ये तो आपने हमें बता दी वज़ीर आज़म की ट्वीट, और देखते हैं जी ये काविशें क्या रंग लेकर आती हैं। अच्छा जी, जब हम बात कर रहे होते हैं आज के दौर की, तो आज के दौर में मुख्तलिफ अब ज़ाहिर तब्दीलियाँ आ गई हैं रोज़मर्रा के, इसी तरीके से जो आपके इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो भी बड़ी डिफरेंट हो गई है। और दौर जदीद में जहाँ हम देखते हैं कि लोहे और स्टील से तैयार करदा बर्तन रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल किए जाते रहे, एक पूरा ट्रेडिशन है, बाकायदा होते हैं लोगों के घरों में बर्तन। तो मेलवाइन के बर्तनों के भी हर तरफ चर्चे हैं, और इस बर्तन को चर्चे क्यों हैं सदफ? खास तरतीब से बनाया जाता है। उसके चर्चे इसलिए भी हैं कि ये बर्तन आसानी से टूटता नहीं है, दूसरा ये है कि ये रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल होता है, और बाकी उसकी निस्बत अगर देखा जाए तो वो बोन चाइना के बड़े एक्सपेंसिव किस्म के डिनर सेट्स होते हैं, लेकिन वो एक दफा करने पे किरची हो जाते हैं, तो ये थोड़ा सा इनकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। तो ये बनते कैसे हैं और इनकी जो चमक है, खूबसूरती है, क्या प्रोसेस होता है, इस पर रोहा फातिमा की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। स्टिक और मेलामाइन के बर्तनों का इस्तेमाल तो आप सभी करते होंगे। ये बर्तन बनते कैसे हैं, आइए मैं आपको बताती हूँ। खाने के मालिक खालिद कहते हैं कई मराहिल से गुजरकर बर्तन तैयार किए जाते हैं। बर्तन बनाते वक्त मशीन का टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मशीन में वो कंपाउंड डाल के प्रेस किया जाता है, उसके ऊपर फिर प्रिंट रखा जाता है, और जब अपना शेप में पीस अपने शेप में आ जाता है तो उसमें प्रिंट रख के प्रेस करके उस पर ग्लेज लगाई जाती है। कारीगर का कहना है कि सबसे पहले मशीन की डाई में मोल्डिंग पाउडर डालकर बर्तन तैयार किया जाता है। उसके बाद बर्तन की कटाई, सफाई और शाइनिंग होती है। शाइनिंग ये वाली चमक शाइनिंग आती है, तो दोबारा को डालते हैं मतलब पीस में ताकि वो पक जाए। तो इसकी टाइमिंग होती है 20 से 25 मिनट। टोटल ये जो है ना
तो 1 मिनट में 1 प्लेट तैयार होती है। शहर कायद में दीगर बर्तनों के साथ साथ मेलामाइन के बर्तनों की मांग भी बढ़ती जा रही है। अब घर हो या ऑफिस, शादी हो या फिर हो कोई रेस्टोरेंट, मेलामाइन के बर्तन का इस्तेमाल हर जगह किया जाता है। कैमरामैन मोहम्मद जीशान के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज, कराची। तो देखा आपने जो प्रोसेस क्या है इसका बनने का, और बड़े खूबसूरत ये डिज़ाइन इस पे हमें नजर आया। अफोर्डेबल भी हैं और लोग इसका इस्तेमाल भी खासा करते हैं। तो यहाँ पर हम ब्रेक ले रहे हैं, ले लें। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और इस वक्त आपके साथ जरा खबर शेयर कर लेते हैं, और वो ये है कि CTD की शेखुपुरा, सरगोदा, साहिबाल और रावलपिंडी में कार्रवाई। कलअदम TTP से ताल्लुक रखने वाले 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। और तर्जुमान CTD का बताना है कि दहशतगर्दों से बारूदी मवाद, डिटोनेटर्स, फ्यूल्स, मोबाइल फोन और नकदी बरामद हुई है। और गिरफ्तार दहशतगर्दों में जाहिद, नेमत, जुबैर और अब्दुल गफूर शामिल हैं। तो ये डिटेल्स हमारे सामने आई हैं। अच्छा जी, आज योगा का दिन भी है और आज मौसीकी का दिन भी है। आलमी दिन है आज मौसीकी का, और मौसीकी को रूह की ग़िज़ा कहा जाता है। खुशी का मौका हो, मोहब्बत का इजहार करना हो या गम का इजहार भी करना हो, उदासी की कैफियत हो, ब्रेकअप कई लोगों के हो जाते हैं, तब भी वो ऐसी सूरत हाल में, और इसे यूनिवर्सल लैंग्वेज भी कहा जाता है। इवन दो अगर आपको किसी जबान में समझ नहीं आ रही कि क्या गाया जा रहा है, क्या अल्फाज हैं, उसकी जो थीम होती है, जो उसका टोन होती है, म्यूजिक होती है, वो इतनी कैची समटाइम्स होती है कि आप उसकी रिदम पे जी कल आपको पता है एक इत्तेफाक से मैंने बंगला जुबान का एक गाना सुना, मुझे इतना जबरदस्त लगा उसका। वो हमारा कोक स्टूडियो की तर्ज का एक वो वहाँ पर था, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई और बड़ा उसका म्यूजिक बड़ा जुबान समझ नहीं आई, लेकिन समझ में आया। तो बहरहाल मौसीकी को जज्बात की तर्जुमानी भी कह सकते हैं, और आज इन्हीं जज्बात की तर्जुमानी का दिन है। और इस हवाले से बरे सग़ीर की बात करें तो यहाँ पर रिवायत बहुत पुरानी है। मौसीकी, क्लासिकल मौसीकी, गज़ल और फोक गुलकारी बहुत मकबूल है। और नुसरत वाली, फ़तेह अली खान, मेहदी हसन साहब, मलिका तरन्नुम नूर जहां, आबिदा परवीन साहिबा, आरिफ लोहार, सजाद अली साहब और इस तरह के दीगर बड़े नामों ने दुनिया भर में पाकिस्तान की तर्जुमानी की। पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है, और ये जो नाम हमने आपको गिनाए हैं तो बस क्या ही बात है, इन्होंने इंटरनेशनली फेम हासिल किया। तो आज जी इसी दिन के हवाले से, और क्यों ये दिन मनाया जाता है, क्या इसकी अहमियत है, इस पर मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ आलमी इस दिन पर मौजूद है मौसीकी पाकिस्तान के नामवर गुलकार खुर्रम इकबाल, जो कि फ्यूजन बैंड का हिस्सा भी रह चुके हैं। तो खुर्रम, वेलकम टू बाखबर सवेरा। जरा बताइएगा कि मौसीकी क्या है। अगर एक मैं गुलकार से पूछना चाहूँ तो वो कैसे एक्सप्लेन करेगा कि मौसीकी है क्या? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। आप दोनों का इशफाक एंड सदफ, थैंक यू वेरी मच ARY। क्योंकि जो म्यूजिक है और जो रिदम है वो यूनिवर्स में है, वो इंसान की बॉडी में है, इंसान की रूह में है। तो इससे तो हम कभी भी ना जुदा थे, ना जुदा है, ना जुदा हो सकते। क्या बात है। और एक आर्टिस्ट के लिए तो जो म्यूजिशियन है, जिसके लिए म्यूजिक ही सब कुछ है, उसके लिए तो ये इसकी कोई लिमिट ही नहीं है कि वो इसको किस तरह से बयान कर सके कि वो उसके लिए क्या है। अभी थोड़ी देर पहले ही जैसे आप कह रहे थे कि आपने बंगला एक गाना सुना, मैंने इसी तरह कई सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस के गाने गाए हैं, जिसमें टर्किश लैंग्वेज में है, मैंने बंगला में भी गाया, मैंने नेपाली में भी गाया था, फिर इनफैक्ट भाई आप मैं एक बात सुन लें ना, आप ये देख लें कि जो डेस्पेसिटो है वो कितने लोगों को समझ आता है। दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला सॉन्ग है। गैंगनम स्टाइल का म्यूजिक, वो किसको समझ आता है? इट्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, इट्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, इट हैज नो बाउंड्रीज। तो मुझे याद है कि मैंने जब टर्किश फेस्टिवल में मैंने टर्किश गाना गाया था तो दे वेंट क्रेजी। उनको समझ नहीं आ रही थी कि यार ये उर्दू स्पीकिंग बंदा ये टर्किश गाना कैसे गा रहा है। और जितने टर्किश फैंस थे, दे वर लाइक प्रेजिंग एनीथिंग। तो बहुत तो आपने टर्किश जबान सीखी थी क्या? क्या खुर्रम
you learned एक्चुअली वो ये था ना कि टर्किश फेस्टिवल था तो उसमें हमें परफॉर्म करना था साथ। तो पहले हमारी परफॉर्मेंस थी, फिर उसके बाद टर्किश बैंड की थी, देन फिर हमारा कोलैबोरेशन था। तो कोलैबोरेशन में मैंने उनका एक गाना याद किया था। थैंक यू सो मच खुर्रम फॉर बीइंग विद अस। और ज़ाहिर है कि वर्ल्ड म्यूजिक डे पे बड़ा ब्रिलियंटली कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया कि ये ज़ाहिर है कि इट हैज़ नो बाउंड्रीज, और ज़ाहिर है कि जज्बात की जुबान भी आप अपने जज्बात का इजहार अच्छे तरीके से। और सोचिए उन्होंने हमें टर्किश लैंग्वेज में गाना सुनाया और सब झूम रहे थे यहाँ पे, और बड़ा खूबसूरत अंदाज सुना गया। अच्छा जी, अब क्योंकि ये जो सीजन है आम का सीजन है, बड़ा लोग आम शौक से पाकिस्तान में खाते हैं, तो पाकिस्तानी एक नौजवान है, उन्होंने आम बेचने का एक मुनफरिद ही तरीका इख्तियार किया है और कोलंबियन गुलकारा शकीरा के गाने वक्का वक्का की तर्ज पर गाते हुए आम फरोख्त करने लगा है। सो ये जो वीडियो है ये वायरल हो गई, हम भी देख लेते हैं, आप भी देखें। मैंगो मैंगो है ये सामना मना राइट करेगा, इसको तू अटक अटक वालो ले जाओ, बच्चों को खिलाओ, जूस बनाओ, सामना मना वक्का वक्का सामना मना राइट करेगा, इसको तू अटक मना मैंगो मैंगो है ये। क्या बात है, क्या अनोखा अंदाज है भाई, और क्या ट्रांसलेशन इन्होंने अपने तौर पे जिसमें वर्ड ऐड किए ना, बच्चों को खिला लो, जूस बना लो, सो दैट्स वेरी टैलेंटेड। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब आप सुर पकड़ लेते हैं ना किसी का, जैसे नुसरत फतेह अली खान, ही इज टू बी अ लेजेंडरी फिगर, ही स्टिल इज अ लेजेंडरी फिगर। आज अपनी वफात कितने साल बाद भी आपकी प्लेलिस्ट में उनके सॉन्ग्स, उनकी गजलें जरूर होती हैं, लेकिन जापान जैसे मुल्क में जहाँ पर किसी को लैंग्वेज समझ नहीं आती थी, वहाँ पर लोग सर धुनते थे उनकी बात। आप ये देखिए ना, ये लड़का आम बेच रहा है, हाँ, और ये मतलब प्रोफेशनल कोई गुलकार नहीं है, सुरीला है, और क्या इसने तरीका अपनाया जी, वेरी वेरी मच टैलेंटेड। सोचें, ये तो अच्छी बात है ना, आप और मैं अगर इस तरह से आम बेच रहे होते तो पत्थर मार के जाते लोग। हम तो यहाँ मतलब जज्बात हमारे अच्छे होते, लेकिन सुर नहीं थे तो क्या उसका नुकसान होता था। तो बस जी, आज बहुत सारे इवेंट ऐसे थे जिन पर हमने बात की, और कुछ वाकयात, कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिन पे जितनी बात की जाए कम है। तो हमने एक छोटा सा एक ट्रिब्यूट पेश करने की कोशिश की मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा को, जो कि पाकिस्तान की 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर भी रही, और अगर जिंदा होती 2008 के इलेक्शन से पहले तो शायद ये है कि वो तीसरी बार। और जो उनका तर्ज सियासत था वो बड़ा ही तहम्मुल मिजाजी उनके अंदर थी, और वो रिकंसिलिएशन पे बिलीव करती थी, और लोगों से बातचीत, चाहे वो उनका कितना ही मुखालिफ जमहूरियत आपको याद है। यस, तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का क्रेडिट उनको जाता है, और उन्होंने कैसे कैसे दौर में, और जाहिर है जिस तरीके से एरा उन्होंने गुजारे, उनकी जिंदगी पर हमला हुआ था पहले 18 अक्टूबर को, ब्रदर, उसके बाद फिर ये कि वो सर्वाइव किया उन्होंने, लेकिन उसके बाद फिर लियाकत बाग रावलपिंडी दोबारा उनको टारगेट किया। तो बहरहाल अल्लाह ताला उनको गरीके रहमत करे, और जाहिर है कि जो उनकी खिदमात हैं वो रहती दुनिया तक याद रहेगी। सो इसी नोट के साथ आज के प्रोग्राम में आपसे इजाजत चाहेंगे, फिर कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।